मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और हाथों में भरी चूड़ियां बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी होकर वो नीचे ही आ रही थी। कबीर तो एकटक उसे देख रहा था और दादी माँ उसे देख मुस्कुराते हुए उसकी नजर उतारने लगी। माई सबको ऐसे देख हिचकिचाते हुए नीचे आई। उसने सबसे पहले दादी माँ के पैर छुए, जिस पर दादी माँ ने खुश होते हुए उसे अपने ही अंदाज में आशीर्वाद दिया। कबीर की नजरें अब भी उस पर ही थी। माही, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम्हें कुछ बनाना आता है या नहीं? अगर नहीं आता तो महिमा से पूछकर कुछ मीठा बना लेना। महिमा तुम्हारी हेल्प कर देगी, दादी माँ ने कहा। नहीं दादी माँ, मुझे खाना बनाना आता है, भले ही मैं हॉस्टल में रही हूँ, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे खाना बनाना भी सिखाया है। आप बताइए क्या बनाना है? माही ने शांत भाव से कहा। ये सुनकर दादी माँ ने कबीर को देखा और व्यंग्य से मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो कि तुम्हारा अंदाजा गलत निकला कबीर। कबीर ये देखकर अपनी नजरें माही से हटाकर दादी माँ को घूरने लगा। आओ मेरे साथ, महिमा ने कहा तो माही उसके साथ किचन में चली गई। देखो, ये है हमारा किचन। वैसे तुम्हें यहाँ हमेशा आने की ज़रूरत नहीं है। खाना तो इस घर में महाराज जी ही बनाते हैं, लेकिन ओकेशनली मैं भी बना लेती हूँ, महिमा ने कहा। अब क्या बनाना है ये बता दीजिए, और किसको क्या पसंद है? माही ने पूछा। खाने को लेकर इस घर में किसी की कोई खास फरमाइश नहीं होती। सबको घर का सिंपल खाना ही पसंद है। देवर जी की यही पसंद है, देश विदेश घूमकर आ जाएंगे, लेकिन खाना उन्हें घर का ही पसंद आता है। कोई फैंसी फूड पसंद नहीं है उन्हें, महिमा ने सहजता से कहा। लेकिन देवर जी सुन, जाने क्यों महिमा की धड़कनें तेज हो गई। उसने मन में सोचा, देवर जी मतलब कबीर, मेरा पति, क्या वो इस समय यहीं घर में है? क्या हुआ, कहाँ खो गई? महिमा की आवाज से माही अपने ख्यालों से बाहर आई। कुछ नहीं भाभी, माही ने कहा और अपना पल्लू कमर में टांग दिया। तुम खीर बना लो, बाकी मैं बना लेती हूँ, महिमा ने कहा तो माही ने रोकते हुए कहा। नहीं भाभी, आप बस मुझसे यहीं खड़े होकर बातें कीजिए, मैं सब बना लूंगी। अच्छा ठीक है, खीर के साथ छोले पूरी भी बना लेना, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। माही अपने काम में लग गई। उसने पतीले में दूध निकाला और गैस स्टोव पर चढ़ाया और खीर के लिए चावल निकालने लगी। वो इतनी कुशलता से काम कर रही थी कि महिमा उसे बस देखे जा रही थी। तुमने इतनी जल्दी साड़ी बांधना सीख ली, महिमा ने कहा। आपने ही तो कहा था कि तुम सीख जाना, तो सीख लिया, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे बहुत प्यारी लगती हो साड़ी में। थैंक यू भाभी, मही ने मुस्कुराते हुए कहा। महिमा कुछ सोचते हुए बोली। देवर जी ने कुछ नहीं कहा तुमसे? कुछ कहा नहीं मतलब? माही ने नासमझी से पूछा। मतलब तुम्हारी तारीफ नहीं की, इतनी खूबसूरत जो लग रही हो, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर माही एकदम से मुंह बनाकर बोली, हैं कहाँ आपके देवर जी? मैंने तो अब तक उन्हें देखा भी नहीं है। 2 दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं आपके देवर जी। माही अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी और महिमा उसे हैरानी से देख रही थी। माही को जब एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही है, तो अचानक से चुप हो गई और महिमा को देख बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी भाभी। अरे सॉरी किस लिए? मैं समझ सकती हूँ जिस तरह से ये शादी हुई, तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही आना था, लेकिन हो सकता है कबीर तुम्हारे आसपास ही हो और तुम ही उसे पहचान ना पा रही हो, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? माही ने फिर से पूछा। कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम तो कॉलेज में पढ़ रही थी ना? महिमा ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट आना बाकी है। देखो आगे पढ़ पाती हूँ या नहीं, माही उदासी से बोली। अरे क्यों नहीं पढ़ पाओगी? कबीर को कोई एतराज नहीं होगा तुम्हारी पढ़ाई से, और फिर दादी माँ भी मना नहीं करेंगी, महिमा ने कहा। आप सच कह रही हैं? माही खुश होते हुए बोली। हाँ, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बातें करती रही और माही का नाश्ता भी बनकर रेडी हो गया। लीजिए भाभी, बन गया नाश्ता, माही ने भोग की थाली आगे करते हुए कहा। अरे वाह, लेकिन आज का ये भोग तुम्हारे हाथों से लगेगा, तो चलो चलकर तुम ही लगाओ, महिमा ने कहा तो माही भोग की थाली लेकर किचन से बाहर आई और मंदिर की ओर जाने लगी। कबीर की नजर उस पर ही थी। मंदिर में आते ही माही ने अपनी कमर में टांका पल्लू खोला और सिर पर ले लिया। कबीर उसकी एक एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने माता रानी को भोग लगाया और दादी माँ के पास आकर बोली, दादी माँ नाश्ता लगा दूं? हाँ हाँ लगाओ, दादी माँ चेयर पर बैठ गई। अभिनव भी तब तक नाश्ते के लिए नीचे आ गया। माही ने सबको नाश्ता दिया, लेकिन कबीर को देख थोड़ा हैरान हुई और मन में बोली, ये बदतमीज इंसान यहाँ भी है। कबीर उसे एकटक देख रहा था। कैसे घूर रहा है मुझे, इतने लोगों के बीच इसकी इतनी हिम्मत। दादी माँ से ही शिकायत करनी होगी इसकी, लेकिन ये है कौन? माही मन में सोचने लगी।
वाह क्या खीर बनाई है तुमने माही, बहुत स्वादिष्ट, और छोले भी बहुत टेस्टी हैं। अभिनव ने तारीफ करते हुए कहा। हाँ वाकई में बेटा, सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है। दादी माँ ने भी कहा। महिमा ने भी तारीफ की, लेकिन कबीर बिना कुछ कहे चुपचाप खा रहा था। दादी माँ माही को एक सेट का बॉक्स पकड़ाते हुए बोली, ये लो तुम्हारा नेक। लेकिन दादी माँ, माही कुछ बोलती उसके पहले ही दादी माँ बोली, ये तुम्हारा हक है बेटा, रख लो। माही ने सिर झुकाकर रख लिया। अभिनव और महिमा ने भी माही को नेक दिया, लेकिन कबीर अब भी खाने में बिजी था। माही अब भी उसे लेकर कंफ्यूज थी। कबीर ने नाश्ता फिनिश किया और उठते हुए बोला, ओके दादी माँ, बाय, शाम को मिलते हैं। कबीर जाने लगा तो दादी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, कबीर। ये सुनकर कबीर के कदम रुक गए, लेकिन ये देख माही बहुत हैरान हुई। वो हैरानी से कबीर और दादी माँ को देखने लगी। कबीर पलटकर दादी माँ की ओर आया। जी दादी माँ, अब क्या है? तुम्हें बहू को पग फेरों के लिए उसके घर ले जाना है और शाम को उसे लेकर भी आना है। दादी माँ ने उसे हुक्म सुनाते हुए कहा, लेकिन दादी माँ, मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। काम तो रोज़ ही होता है बेटा, पहले ये काम कर लो। पंकज का फ़ोन आया था, वो नहीं आ पाएगा, इसलिए तुम खुद बहू को उसके पापा के घर छोड़ आओगे और शाम को साथ लेकर भी आओगे। दादी माँ ने सख्ती से कहा। ठीक है, कबीर बोला। माही जाओ, रेडी होकर आओ। दादी माँ बोली तो माही अपने होश में आई हो। जैसे उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था, जिसे उसने पिछली रात बदतमीज लफंगा समझकर अपने कमरे से निकाला, एक्चुअली में वही उसका पति है। और वो कमरा भी उसी का है। माही आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी। बहू, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दादी माँ की दोबारा आवाज आई। जी दादी माँ, जाओ रेडी होकर आओ। दादी माँ ने कहा तो माही ऊपर जाने लगी। इस पर कबीर बोला, अरे इतनी सुंदर तो लग रही है, अब और तैयार होने की क्या जरूरत है? ये सुनकर सब हैरानी से कबीर को देखने लगे। मेरा मतलब है मुझे देर हो रही है, और ये कोई बुरी भी नहीं लग रही है इन कपड़ों में, चलो जल्दी। कबीर ने बात संभालते हुए बोला तो सभी मुस्कुराने लगे। माना कि तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, लेकिन वो इस घर की बहू भी है, तो वो वैसे ही जाएगी जैसे इस घर की बहू को जाना चाहिए। दादी माँ ने कहा और महिमा को इशारा कर दिया। महिमा इशारा समझ माही को लेकर कमरे में चली गई, और कबीर खड़ा देखता ही रह गया। उसे अब बहुत खींच होने लगी। महिमा ने माही को कमरे में लाकर उसके लिए अच्छी हैवी साड़ी सेलेक्ट की और उसे मैचिंग ज्वेलरी माही को तैयार करने लगी। तो देख लिया मेरे देवर जी को देवरानी जी, अब पता चला वो तुम्हारे आसपास ही थे, तुम ही पहचान नहीं पाई। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन माही परेशान थी, उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, परेशान लग रही हो, क्या सोच रही हो? महिमा ने माही को परेशान देखकर कहा। वो भाभी, कल रात वो कमरे में आए थे, लेकिन मैंने बहुत बदतमीजी से उनसे बात की और उन्हें कमरे से भी निकाल दिया। माही हकलाते हुए बोली, क्या तुमने देवर जी को कमरे से निकाल दिया? महिमा झूठे हैरान होते हुए बोली, क्योंकि उसे तो पहले से ही कबीर ने बता दिया था। हाँ भाभी, अब क्या होगा, वो बहुत गुस्सा होंगे ना मुझसे। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे लगा कि पता नहीं कौन मेरे कमरे में घुस आया, तो मैंने निकाल दिया कमरे से। माही मासूमियत से बोली। उसकी मासूमियत देख महिमा मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं, अब तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और खुशी खुशी अपने पापा के घर जाओ। ऐसे परेशान चेहरा लेकर जाओगी पापा से मिलने? महिमा ने कहा तो माही ने नाम में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद जब माही तैयार होकर नीचे आई तो सभी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे, और कबीर कबीर तो अपलक उसे निहारने लगा। रेड कलर की बनारसी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी, हाथों में भरी चूड़ियां और मांग में भरा सिंदूर, माही बहुत प्यारी लग रही थी। माही की नजर जब कबीर पर पड़ी तो वो कुछ सकुचाते हुए शर्माते हुए नीचे उतरने लगी। वो अपनी एक हाथ की उंगलियों से गालों पर आने वाली लटों को अपने कान के पीछे करती सीढ़ियां उतर रही थी। कबीर अब भी एकटक उसे देख रहा था। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और दादी माँ के पैर छूकर बोली, दादी माँ मैं आती हूँ। दादी माँ उसका माथा चूमकर बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी आओ। कबीर, दादी माँ ने आवाज दी, लेकिन कबीर को अब भी कोई होश नहीं था। कबीर, दादी माँ ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा तो कबीर जैसे ख्यालों से बाहर आया। जी जी दादी माँ। कबीर बोला, बहू को संभाल कर ले जाना। दादी माँ बोली, जी। कबीर ने कहा और माही की ओर देखकर बोला, चलें? तो माही ने सिर हिला दिया। कबीर बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और पीछे पीछे माही भी आकर बैठ गई। कबीर ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कबीर अपने फोन में नजरें गड़ाकर बैठ गया, लेकिन माही की नजरें कबीर पर ही थी। कबीर को जब उसकी नजरें खुद पर महसूस हुई तो वो फोन में देखते हुए ही बोला, कुछ कहना चाहती हो? ये सुनकर माही चौंकते हुए बोली,
जी। कबीर ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसकी नजरें माही की नजरों से जा मिली। उसकी मासूम निश्चल आंखों में कबीर को ढेर सारे सवाल नजर आए। कबीर ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, कुछ कहना है? कबीर से नजरें मिलते ही माही ने तुरंत नजरें नीची कर ली और घबराहट में अटकते हुए बोली, नहीं। ठीक है, कबीर ने कहा और फिर से अपना फोन देखने लगा। पूछना तो बहुत कुछ है मिस्टर कबीर राजपूत, आपसे आपसे ये पूछना है कि आपने मेरी दीदी से शादी के लिए अचानक इनकार क्यों कर दिया? अगर इनकार करना ही था तो पहले पापा की हेल्प का दिखावा क्यों किया? आपने मेरी दीदी का अपमान किया है ना। आप शादी से इनकार करते ना मेरे पापा इतनी मुश्किल में फंसते और ना ही मुझे अनचाही शादी करनी पड़ती। और अब ऐसे भोले बनकर बैठे हैं जैसे कि कितने शरीफ इंसान हो। लेकिन आपकी आंखों में देखकर जाने क्यों डर लग रहा है, माही मन ही मन सोचने लगी। अजीब लड़की है, कल तो अजनबी समझकर मुझे ऐसे धमकाकर कमरे से बाहर निकाला और अब जबकि जान गई है कि मैं कौन हूँ तो घबरा क्यों रही है? कितने सवाल हैं इसकी आंखों में, लेकिन फिर भी चुप बैठी है। क्या ये सच में डर रही है या सिर्फ डरने का दिखावा कर रही है? और मुझसे डरने की अब क्या वजह हो सकती है? कबीर भी मन ही मन सोच रहा था। कुछ देर बाद वो लोग माही के घर पहुंचे। गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकी। माही गाड़ी से बाहर आई। उसके पापा और दिव्या उसे बाहर ही मिलने आ गए, जो उन्हीं के स्वागत के लिए खड़े थे। माही गाड़ी से बाहर आई और अपने पापा को देख खुशी से उनके गले लग गई। पापा! माही की आंखें भर आई। अरोरा जी की भी आंखों में नमी उतर आई। माही अपने पापा से अलग हुई और दिव्या के गले लगी। अरोरा जी को देख कबीर भी गाड़ी से बाहर आया। उसने अरोरा जी के पैर छुए तो अरोरा जी ने उसे भी अपने गले से लगा लिया। चलो बेटा अंदर चलो, अरोरा जी ने कहा। मेरी जरूरी मीटिंग है इसलिए मैं चलता हूँ, कबीर ने कहा। ये सुन दिव्या और अरोरा जी उसे देखने लगे। ऐसे कैसे? शादी के बाद दामाद पहली बार घर आया है, ऐसे थोड़े ही ना जाने दे सकते हैं। प्लीज मेरे साथ ये दामाद वाली फॉर्मेलिटी मत कीजिए अंकल, और मेरी सच में जरूरी मीटिंग है, मैं शाम को आता हूँ ना प्लीज। तब आराम से बैठूंगा, कबीर ने कहा। जी पापा ये सच कह रहे हैं, इनकी कोई मीटिंग है, माई ने भी आहिस्ता से बोला तो कबीर उसे देखने लगा। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन एक शर्त पर, अरोरा जी ने कहा तो सभी उन्हें देखने लगे और कबीर भी कुछ सोचने लगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि मैं दामाद वाली फॉर्मेलिटी ना करूँ तो तुम भी मुझे अंकल नहीं बल्कि पापा कहोगे, अरोरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कबीर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है अंकल। ये सुन अरोरा जी ने कबीर को आंखें छोटी करके देखा। आई मीन पापा, कबीर ने बात संभालते हुए कहा। अब ठीक है, अब तुम जाओ, अरोरा जी ने कहा। कबीर माही को देखते हुए अपनी गाड़ी में बैठ चला गया। जाते समय उसकी नजरें माही पर ही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। माही कुछ देर कबीर को जाते देखती रही, फिर अपनी दीदी और पापा के साथ घर के अंदर आ गई। बेटा तू ठीक तो है ना? वहाँ सब कैसे हैं? अरोरा जी ने प्यार से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, और वहाँ सब अच्छे हैं, माही ने मुस्कुराकर कहा। तो अरोरा जी को कुछ तसल्ली हुई। अच्छा चलो नाश्ता कर लो, बुआ जी आते हुए बोली। बुआ जी, माही प्यार से बुआ जी के गले लगकर बोली। मेरी बच्ची, ठीक है तू, चल कुछ खा ले, बुआ जी ने प्यार से कहा। नहीं बुआ जी, नाश्ता मैं करके आई हूँ, आप लोग बैठिए ना, मुझे आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है, माही ने सबको बैठाते हुए कहा। और बता बेटा, कबीर ने कुछ बताया कि उसने अचानक शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया था और फिर तेरे लिए मान गया? बुआ जी ने अचानक से पूछा। ये सुनकर सभी बुआ जी और माही को देखने लगे। बुआ जी हैं तो दिल की अच्छी, लेकिन खरी खरी बोलने की उनकी आदत लोगों का दिल दुखा जाती है। अरे तुझे तो बता ही दिया होगा, अब तो तू पत्नी है उसकी, बुआ जी शंका जताते हुए बोली। ये सुनकर माही ने बिना बोले सिर्फ ना में गर्दन हिला दी। उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला हो? बुआ जी ने फिर से तीर छोड़ा। दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? और क्या बात हो सकती है जो आप ऐसे गॉसिप कर रही हो? अरोरा जी थोड़े सख्त लहजे में बोले। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी बहन को देखते ही कबीर का दिल उस पर आ गया हो और उसने बड़ी बहन से शादी से इनकार कर दिया हो। बुआ जी एकदम से बोल गई। दीदी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अगर घर वाले ही ऐसा कहेंगे तो बाहर वालों की तो जरूरत ही क्या है कुछ कहने की? अरोरा जी गुस्से से बोले। मैंने क्या गलत कहा? बस जो संभावनाएं हैं वही तो पूछा। आखिर हमें पता तो होना चाहिए कि उसने शादी से इनकार किया क्यों। मुझे तो और कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि जब तक माही नहीं आई थी तब तक सब ठीक था। माही शादी वाले दिन आई और उसी दिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया।
ज़रूर उसकी नज़र माही पर पड़ी होगी, देखते ही पसंद कर लिया होगा और शादी से मना कर दिया। लोग तो यही कहेंगे कि छोटी बहन ने ही बड़ी बहन का घर बसने ही नहीं दिया। बुआ जी अपने जहर बुझे तीर चलाने लगी और ये सुन माही की आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। इसने तो कबीर को देखा तक नहीं था, और अगर ऐसा हुआ भी है तो इसमें माही की तो कोई गलती नहीं। अगर कबीर ने इसे पसंद किया तो, दिव्या ने माही को संभालते हुए बोला। बुआ जी कुछ और कहती उसके पहले ही अरोड़ा जी बोले, बस दीदी, बहुत हो गया। मेरी बच्चियों पर उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें बातें सुनाने की। अगर आपको यही सब करना है तो मैं आपकी टिकट करा देता हूँ, आप अपने घर जाइए। सुमित से मैं बात कर लूंगा। अरोड़ा जी गुस्से से अपने कमरे में चले गए। दिव्या भी माही को लेकर कमरे में चली गई और बुआ जी वहीं खड़ी रह गई। दिव्या ने कमरे में आकर माही को बैठाया और उसके आंसू पोंछ बोली, माही रोना बंद करो, तुम तो बुआ जी को जानती हो ना, वो कैसी है। दीदी मैं सच कह रही हूँ, मैं कबीर से इससे पहले कभी नहीं मिली। मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं था, आप जानती है ना। माही रोते हुए बोली। हाँ मैं सब जानती हूँ, दिव्या बोली। मैं जानती हूँ माही, मैं क्या तुझे नहीं जानती। मेरी बहन कैसी है, तू रो मत प्लीज, दिव्या ने कहा। दीदी अगर बुआ जी ऐसा सोचती हैं तो और लोग भी तो यही सोचते होंगे ना। माही ने सिसके लेते हुए पूछा। माही कोई क्या सोचता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम तो बस अपने आने वाले कल को संवारो, कबीर को जानने की समझने की कोशिश करो। कैसे दीदी, कैसे, बोलिए, माही ने कहा। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, ये सब उस कबीर की वजह से हुआ है। उसकी वजह से हम सबकी जिंदगी ऐसे राह पर आकर खड़ी हो गई कि आज लोगों की उंगलियां हम पर उठ रही हैं। नहीं माही, अपने मन में कबीर के लिए कोई गलत बात मत लाना, वो बहुत अच्छा है। उन्होंने पापा की बहुत मदद की है और शादी की शर्त भी उनकी दादी की थी, उनकी नहीं। और वो अपनी दादी की बात को मना नहीं कर सके। देख कबीर, तेरा भविष्य है, इसलिए उनके लिए मन में गुस्सा और नफरत मत लाना, दिव्या ने समझाते हुए कहा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती दीदी, उनसे नफरत है या नहीं ये नहीं जानती, लेकिन प्यार तो कभी नहीं होगा। और फिर आप चाहे कितना भी ना कहें, लेकिन मैं जानती हूँ शादी तय हो जाने के बाद एक लड़की अपने होने वाले पति को लेकर मन में जाने कितने सपने बुनती है और कुछ भावनाएं तो आ ही जाती हैं। और कबीर ने आपके उन्हीं सपनों को तोड़ा है। आपके टूटे सपनों के ढेर पर मैं अपना घर कैसे बसाऊं दीदी। नहीं माफ कर सकती मैं कबीर को, माही मन ही मन बोली। कबीर मीटिंग के बाद अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार माही का चेहरा आ रहा था। चाहकर भी वो माही को अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा था। माही की रात की बातें याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय उसके केबिन का डोर खुला और कबीर की ही उम्र का एक लड़का अंदर आया। उसने आते ही कबीर के मुंह पर एक पंच मार दिया। आउच! आ! कबीर के मुंह से निकला। सामने खड़ा लड़का उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। कबीर मुंह पर हाथ रख के बोला, अबे यार अर्जुन, पागल हो गया है क्या? लग गई यार। अच्छा है जो लगी, अभी तो और दो तीन पंच मारने हैं मुझे। अर्जुन आगे बढ़ते हुए बोला। रुक जा यार, क्या जान लेकर रहेगा मेरी? कबीर बोला। हुआ क्या है ये तू मुझसे पूछ रहा है? ये मैं बताऊं? तूने शादी कर ली और वो भी मुझे बिना बताए, और पूछ रहा है हुआ क्या है? कैसा दोस्त है तू? अर्जुन ने कबीर का कॉलर पकड़कर कहा। ओह, तो इसलिए नाराज है? और नहीं तो क्या। मेरे बिना तूने शादी कैसे कर ली? इतनी भी क्या जल्दी थी? यार जल्दी मुझे नहीं, दादी माँ को थी। और तू तो जानता है दादी माँ को, उन्हें कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर ने अपना कॉलर छुड़ाया और चेयर पर बैठ गया। तू क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू लड़की हो और प्यार से दूर ही रहता है। फिर ये शादी? अर्जुन भी उसके सामने की चेयर पर बैठते हुए बोला। बोला ना, ये शादी दादी माँ की जिद है और किसी को मुश्किल से निकालने के लिए ये शादी करनी पड़ी। देख, मेरी समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा। सब सिर के ऊपर से जा रहा है, अर्जुन ने सिर खुजाते हुए कहा। तो कबीर ने उसे सारी सच्चाई बता दी। अर्जुन के चेहरे पर कितने भाव आए और गए। मतलब तूने किसी को नहीं बताया कि तूने शादी से इनकार क्यों किया? अर्जुन बोला। मैंने बताना जरूरी नहीं समझा, कबीर बेफिक्री से बोला। लेकिन तूने इनकार किया क्यों मेरे यारा? अर्जुन ने पूछा। ये मैं तुझे भी बताना जरूरी नहीं समझता, कबीर ने उसे घूरते हुए कहा। और ये 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट की शादी का क्या माजरा है? अर्जुन कन्फ्यूजन से बोला। ये तो इसलिए किया क्योंकि माही बहुत छोटी है अभी। ऐसे अचानक शादी होना उसके लिए भी शॉकिंग है। फिर उसके पापा की हेल्प भी करनी थी और दादी की शर्त भी पूरी करनी थी। सोचा कल को वो अगर इस चाहे रिश्ते में ना रहना चाहे तो उसके लिए आसानी होगी।
और अगर इस 1 साल में उसे तुझसे प्यार हो गया तो? अर्जुन ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, कबीर विश्वास से बोला। ये तू इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकता है? अर्जुन ने सवाल किया। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं उसके लिए अजनबी हूँ। प्यार होने के लिए एक दूसरे को जानना समझना ज़रूरी होता है। और उसे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि मैं ही उसका पति हूँ, जिससे उसकी शादी हुई है, कबीर ने कहा और टेढ़ा मुस्कुरा दिया। यार ये इंडिया है, लंदन नहीं। यहाँ लड़की की अगर किसी से सगाई भी हो गई तो वो उसके संग जीवन के सपने बुनने लगती है, और तूने तो शादी की है। साथ रहते रहते क्या पता प्यार भी हो जाए। तू अपनी बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा तू? और अगर तुझे उससे मोहब्बत हो गई तो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो कबीर के आंखों के आगे एक पल के लिए माही का चेहरा आ गया, और उसके चेहरे पर चमक आ गई और होठों पर मुस्कुराहट जो अर्जुन से छिपी नहीं रह सकी। ये किसके बारे में सोचकर तू मुस्कुरा रहा है? अर्जुन ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा। किसी के बारे में नहीं, तू चुपचाप अपनी जगह पर बैठ, कबीर ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चल ये तो बता दे, जिससे तेरी शादी हुई है वो कैसी है? भाभी कैसी है? कैसी दिखती है? अर्जुन ने पूछा। वो तो बहुत ही खूबसूरत है, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल और ओस की बूंदों की तरह निर्मल। बहुत ही भोली और मासूम, और आंखें तो हिरनी की तरह बड़ी बड़ी और चंचल, और समंदर से भी ज्यादा गहरी, और आवाज तो इतनी मीठी कि जैसे कानों में मिश्री घोल रही हो। कबीर खोए हुए ही बोला। ओ माय गॉड, तू तो कह रहा था प्यार व्यार कुछ भी होना नामुमकिन है, और यहाँ तू तो उसको सोच पूरी कविता करने लगा। अर्जुन ने हैरानी से कहा। तो कबीर अपने ख्यालों से बाहर आया और उससे नजरें चुराने लगा। अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और तूने उसे इतने अच्छे से जान लिया। साल भर में जाने क्या क्या हो, कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करने लगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कबीर ने उसे घूर कर देखा। मुंह बंद कर अपना, कबीर बोला और केबिन से बाहर चलने लगा। अरे कहाँ कहाँ जा रहा है? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर बोला। तेरी भाभी को उसके मायके से लाने, पग फेरा है आज उसका, कबीर ने कहा और आगे बढ़ गया। ओह तो मैं भी चलूं, मैं भी मिल लूंगा उनसे, आखिर मैं भी तो देखूं जिसकी तूने इतनी तारीफ की है वो सच में वैसी ही है या सिर्फ तेरी नजरों का धोखा है? अर्जुन उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला। बीवी मेरी है, तू क्यों चलेगा साथ? कबीर ने उसे घूरा। अरे देवर तो साथ चल ही सकता है। अर्जुन अब उसके साथ चलते चलते बच्चों सी जिद करते हुए बोला। अच्छा ठीक है चल, लेकिन तू अपनी गाड़ी से आएगा, समझा? कबीर ने कहा और लिफ्ट में आ गया। अर्जुन भी उसके साथ लिफ्ट में आया और बोला। ओह यू नीड प्राइवेसी, ठीक है मैं अपनी गाड़ी से ही आऊंगा। शादी के बाद तू पराया जो हो गया है। अर्जुन नौटंकी करने लगा। नौटंकी साला, ड्राइवर साथ होगा मेरे। कैसी प्राइवेसी? लिफ्ट आकर पार्किंग में रुकी और कबीर और अर्जुन लिफ्ट से बाहर आए। तो ड्राइवर की छुट्टी कर देते हैं, अर्जुन ने कहा। कोई जरूरत नहीं, तुझे अगर मेरे साथ चलना है तो शरीफों की तरह बिहेव करना होगा, समझा तू? कबीर ने वार्न करते हुए कहा और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अर्जुन वहीं खड़ा होकर मुंह बनाकर उसे देखने लगा। फिर वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गया और कार स्टार्ट करते हुए बोला। अगर इसका पीछा नहीं किया तो ये मुझे छोड़कर भी जा सकता है। अर्जुन ने पार्किंग से कार निकाली और कबीर की गाड़ी के पीछे लगा दी और केयरफुली गाड़ी ड्राइव करने लगा। शाम के 6 बज रहे थे। कबीर की कार माही के घर के सामने आकर रुकी। कबीर कार से बाहर आया, तभी अर्जुन भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया। वो भी कार से बाहर आया और कबीर के पास आकर बोला। अगर लेकर ही नहीं आना था तो हाँ क्यों बोला? इतनी जल्दी क्या थी तुझे यहाँ आने की? पता है कितनी फास्ट ड्राइव करके आया हूँ? कबीर ने उसे एक नजर देखा लेकिन बिना कुछ बोले घर के अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे अर्जुन भी आया। अरे बेटा आ गए तुम, आओ आओ, तुम्हारा ही वेट हो रहा था। अरोड़ा जी कबीर को देखकर बोले। कबीर ने उनके पास जाकर उनके पैर छुए। खुश रहो बेटा, अरोड़ा जी ने प्यार से कहा और अर्जुन को देखने लगे। पापा ये मेरा दोस्त है, कबीर ने कहा तो अर्जुन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? मैं कबीर के साथ जबरदस्ती आ गया अपनी भाभी को देखने। ये तो मुझे अपने साथ लेकर ही नहीं आ रहा था, अर्जुन ने शिकायती लहजे में कहा। आओ बेटा, तुम्हारा भी स्वागत है, अरोड़ा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और तीनों सोफे पर बैठ गए। नौकर चाय नाश्ता लाया। अरोड़ा जी ने दोनों को चाय दी और खुद भी पीने लगे। तुम्हारा दोस्त शादी में नहीं आया था? अरोड़ा जी ने पूछा। अंकल मैं कल ही लंदन से आया हूँ, अगर यहाँ होता तो जरूर आता, इसलिए तो आते ही अपने यार और उसकी बीवी से मिलने चला आया, अर्जुन ने जवाब दिया। तो अरोड़ा जी उसे देखकर मुस्कुराने लगे मगर कबीर उसे घूरने लगा। अर्जुन ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और अरोड़ा जी से बातें करने लगा। अर्जुन था फन लविंग लड़का, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता और सबसे जल्दी ही घुल मिल जाता। अरोड़ा जी को भी उसका स्वभाव पसंद आया।
पापा आप माही को जल्दी बुला देंगे, घर जाने के लिए देर हो रही है, कबीर ने कहा। ऐसे कैसे इतनी जल्दी जाने दे सकता हूँ बेटा, दामाद हो तुम इस घर के, बिना खातिरदारी किए जाने कैसे देंगे, अब तुम डिनर के बाद ही जाना। अरोरा जी ने बहुत जोर देते हुए कहा तो कबीर मना नहीं कर सका। तीनों आपस में बातें करने लगे, लेकिन कबीर की नजर ना चाहते हुए भी बार बार ऊपर की ओर चली जाती। ये देखकर अरोरा जी हल्का मुस्कुराए और बोले, कबीर बेटा तुम ऑफिस से सीधे आ रहे हो, थके हुए होगे, जाओ जाकर फ्रेश हो लो। कबीर ने जैसे ही मना करने के लिए मुंह खोला, उसी समय अरोरा जी ने माही को आवाज लगा दी। माही का नाम सुनकर कबीर की आवाज गले में ही रह गई। अरोरा जी के बुलाने पर माही सीढ़ियों से नीचे आने लगी। कबीर की नजर जब उस पर गई तो नजरें वहीं थम गई। हल्के आसमानी रंग की साड़ी और खुले बालों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अर्जुन ने भी माही को देखा और मुस्कुराते हुए कबीर को देखने लगा, जो अपलक माही को देख रहा था। अर्जुन हल्का खांसते हुए उसके कान में बोला, माना कि तेरी है और तुझे देखने का पूरा हक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन को ऑकवर्ड तो मत बना उनके लिए। घर जाकर आराम से बैठाकर देख लेना। ये सुनकर कबीर अपने होश में आया और अर्जुन को घूरने लगा। माही नीचे आई और एक नजर कबीर को देखा, फिर अपनी मीठी आवाज में बोली, जी पापा आपने बुलाया। उसकी आवाज सुनकर कबीर फिर से उसे देखने लगा। बेटा कबीर को अपने कमरे में ले जाओ, फ्रेश हो लेंगे और थोड़ा आराम भी कर लेंगे, अरोरा जी ने कहा। जी पापा, माही ने सिर झुकाकर कहा और कबीर को देखकर बोली, आइए। कबीर अब भी वहीं खड़ा रहा। ये देखकर अर्जुन ने उसे कोहनी मारी और खुद आगे आकर बोला, भाभी जी मैं अर्जुन, कबीर का दोस्त, कल ही लंदन से आया हूँ और आज आपसे मिलने। अर्जुन ने अपने ही अंदाज में कहा और माही की ओर हाथ बढ़ा दिया। माही ने अर्जुन के बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर कबीर को, और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, जी नमस्ते। ये देखकर कबीर के होंठ पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने खिसियाते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और हाथ जोड़कर उसने भी नमस्ते कर लिया। माही कबीर की ओर देखकर बोली, चलिए। कबीर ने सिर हिलाया और उसके साथ ऊपर जाने लगा। चलो बेटा तुम्हें भी गेस्ट रूम दिखा दूं, अरोरा जी ने कहा। अरे नहीं अंकल, मैं तो घर से ही आ रहा हूँ, आप बैठिए ना, हम बातें करते हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, अर्जुन ने कहा तो अरोरा जी मुस्कुराने लगे और दोनों फिर से अपनी बातों में लग गए। माही और कबीर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। माही आगे आगे और उसके पीछे पीछे कबीर। आखिरी सीढ़ी पर आते ही माही का पैर अपनी ही साड़ी में उलझा और वो गिरने लगी कि कबीर ने आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कबीर का एक हाथ माही की कमर पर, एक हाथ पीठ पर था और माही ने अपने दोनों हाथों से कबीर की शर्ट के कॉलर को कस के पकड़ लिया। उसकी आंखें डर की वजह से बंद हो गई थी। कबीर उसके चेहरे को बहुत प्यार से देख रहा था। माही की बंद पलकें घबराहट की वजह से फड़फड़ा रही थी। माही को जब एहसास हुआ कि उसे किसी ने थाम रखा है, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आंखें खोली। कबीर को देख वो भी उसकी आंखों में खो गई। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। कबीर की पकड़ उसकी कोरी कमर पर और कस गई तो माही को आंखों इस एहसास में खुद ब खुद बंद हो गई। माही को उसकी छुअन एक अजनबी एहसास दे गई। ये पहली बार था जब वो दोनों ऐसे करीब आए थे, और इस बार अजनबी की तरह नहीं। माही, कबीर ने जब आहिस्ता से कहा तो उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन कबीर को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से अलग होने लगी। इस हड़बड़ाहट में वो एक बार फिर लड़खड़ाई तो कबीर ने उसकी बाहें फिर से थाम ली। संभल कर क्या कर रही हो, कबीर ने कहा तो माही संभलते हुए उससे अलग हुई और आगे खड़ी होकर बोली, जी थैंक यू। इस पर कबीर ने कुछ नहीं कहा और हाथ दिखाकर आगे चलने का इशारा किया तो दोनों साथ चलने लगे और कमरे में आ गए। ये मेरा कमरा है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आती हूँ, माही ने कहा और वहां से जाने लगी। सुनो, कबीर ने कहा तो माही के कदम रुक गए। जी, वो बिना पलटे ही बोली, तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी नहीं है, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम यहीं रुको, कबीर बोला। ये सुनकर माही पलटी और सवालिया नजरों से कबीर को देखने लगी। कबीर उसकी आंखों में आए सवाल देखकर बोला, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि यह तुम्हारा कमरा है और ठीक है मैं यहीं रुकती हूँ, माही ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा और वहीं बेड के पास आकर खड़ी हो गई। कबीर ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। कमरा बहुत ही प्यार से सजा हुआ था, जैसे कि एक लड़की का होना चाहिए। दीवारों पर पिंक कलर के पर्दे, उसी से मैच होता फर्नीचर, स्टडी टेबल वगैरह। एक दीवार पर माही की फैमिली पिक्चर थी। कबीर तस्वीरों को देख मुस्कुरा उठा और हल्के से खुद बुड़बुड़ाया, बिल्कुल बच्ची है ये। जी आपने कुछ कहा, माही ने पूछा। नहीं, कबीर ने कहा और अपना ब्लेजर उतार दिया। ब्लेजर उतरते ही कबीर की स्लिम फिट शर्ट की वजह से मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी।
माही की नजरें उस पर ही थी। उसने अपनी शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड की और उसके ऊपर के 3 बटन खोले। ये देख माही घबराकर पलट गई। डोंट वरी, शर्ट नहीं उतार रहा हूँ, बस ऊपर के बटन खोल रहा हूँ फॉर रिलैक्सेशन। कबीर ने जब उसे ऐसे मुड़ते हुए देखा तो कहा। माही ने ये सुन अपनी आंखें बंद कर सिर पर हल्की चपत लगाई, जिसे देख कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो माही को वैसे ही छोड़ वॉशरूम में चला गया। दरवाजे की आवाज से माही ने आंखें खोली। क्या हो गया था मुझे? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? माही खुद से बोलने लगी और यही सोचते हुए बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद कबीर वॉशरूम से बाहर आया। माही अभी भी अपनी ही सोच में थी। कबीर बेड के पास आया और अपना ब्लेजर उठाने के लिए झुका, जो माही के पास ही पड़ा हुआ था। माही कबीर को देख हड़बड़ाकर उठने लगी तो कबीर के सिर से उसका सिर टकरा गया। आओ, क्या कर रही हो? देखकर उठ नहीं सकती क्या? वो सिर सहलाते हुए बोला। सॉरी सॉरी सॉरी। माही भी अपना सिर सहलाते हुए बोली और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि फिर से अपनी साड़ी में उलझकर लड़खड़ाने लगी। वो गिरती उससे पहले ही कबीर ने उसे थाम लिया। कबीर ने उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी ओर खींचा तो माही सीधे उसके सीने से आ लगी। कबीर संभाल नहीं पाया और उसे लिए ही बेड पर गिर गया। कबीर नीचे और माही उसके ऊपर। उसके बाल कबीर के चेहरे पर आ रहे थे। उसके बालों से आने वाली भीनी भीनी खुशबू में कबीर खोने लगा और माही उसके सीने से लगी उसके परफ्यूम की खुशबू में। दोनों की आंखें बंद थी, दोनों उस एहसास में खोए रहे। माही ने अपनी आंखें खोली तो नजर उसके सीने के बाईं ओर बने टैटू पर गई, जहां बड़े ही रचनात्मक ढंग से के गुदा हुआ था। माही की नजरें उसके टैटू पर ही गड़ गई हो जैसे। कबीर ने जब अपनी आंखें खोली और माही को ऐसे देखा, वो आहिस्ता से उसके कान में बोला। अगर आज का गिरने का प्रोग्राम खत्म हुआ हो तो खड़ी हो जाओ। इतना सुनते ही माही जल्दी से खड़ी हो गई। सॉरी सॉरी। माही फिर से बोलने लगी तो कबीर ने उसके आगे अपनी हथेली दिखाकर उसे रोक दिया और अपना ब्लेजर पहनकर बिना कुछ बोले कमरे से चला गया। माही भी उसके पीछे पीछे आने लगी। जब कबीर को महसूस हुआ कि माही उसके पीछे है तो वो माही के लिए रुक गया और उसके साथ चलते हुए शरारत से बोला। कहीं तुम दोबारा ना गिर जाओ, इसलिए साथ ही चलो। ये सुनकर माही ने मुंह बना लिया। दोनों नीचे आए तो देखा अर्जुन, अरोरा जी और दिव्या तीनों बैठे उनका ही इंतजार कर रहे थे। आ गया? अरे यार, फ्रेश होने में इतना टाइम लगता है क्या? अर्जुन ने पूछा तो कबीर ने उसे घूरा। अर्जुन ने अपने दांत दिखा दिए। साहब, डिनर रेडी है, नौकर ने आकर कहा। चलिए डिनर करते हैं, दिव्या ने उठते हुए कहा तो सभी डाइनिंग टेबल की ओर आ गए और आकर चेयर पर बैठ गए। माही और दिव्या खाना परोसने लगी। साथ बैठकर डिनर करने लगे। कबीर बार बार सबसे नजरें बचाकर माही को देख लेता और कमरे में जो हुआ उस बारे में सोच अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। सभी आपस में बात कर रहे थे लेकिन कबीर और माही दोनों ही खामोश थे। डिनर खत्म होते ही कबीर बोला, अब जाने की इजाजत दीजिए पापा। ठीक है, अब नहीं रोकूंगा, अरोरा जी ने कहा और दिव्या को इशारा किया। दिव्या ने माही को देखा तो माही की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। वो दिव्या के गले लगकर रो पड़ी। कबीर को उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगे। अर्जुन उसके पास आया और उसके कंधे को हल्का दबा दिया। कबीर ने उसकी ओर देख अपनी पलकें झपका दी। अर्जुन कबीर के साथ बाहर आया और पीछे से माही अपने पापा और दिव्या के साथ आई। वो अपने पापा के गले से लगी तो अरोरा जी ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, जाओ बेटा, जाकर अपना घर बसाओ। ये बोलकर उन्होंने उसे गाड़ी में बैठा दिया। कबीर ने अरोरा जी के पैर छुए और बोला, मैं माई का ख्याल रखूंगा पापा, आप चिंता ना करें। ये बोलकर कबीर भी दूसरी ओर से आकर गाड़ी में बैठ गया और अरोरा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी गेट से बाहर आ गई। अर्जुन भी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। कबीर और माही राजपूत विला में पहुंचे। उन दोनों को देखकर दादी माँ खुशी से उनके पास आई और दरवाजे पर ही रुकने को बोलकर उनकी नजर उतारने लगी। दोनों ने झुककर उनके पैर छुए। दादी माँ ने उनको आशीर्वाद दिया और प्यार से उनके माथे को चूम लिया। जाओ, तुम दोनों कमरे में जाकर आराम करो, थक गए होंगे, दादी माँ ने कहा तो दोनों अपने कमरे की ओर चले गए। दादी माँ उनको जाते देखकर मुस्कुराने लगी। क्या हुआ दादी माँ, क्या देखकर मुस्कुरा रही हैं? महिमा ने पूछा। यही कि दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, बस दोनों ऐसे ही साथ रहे हमेशा, यही माता रानी से प्रार्थना है, दादी माँ ने दोनों को देखते हुए कहा। ऐसा ही होगा दादी माँ, ऐसा ही होगा, महिमा ने कहा। क्या तुमसे कुछ कहा है कबीर ने? दादी माँ ने पूछा। नहीं, लेकिन कबीर माही को पसंद करने लगा है, ये उसकी आंखों में दिखता है। और फिर बिना इनकार किए वो माही को पग फेरे के लिए भी ले गया। महिमा ने कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर महिमा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी।
दादी माँ ने कहा और वो घर में बने मंदिर की ओर चली गई। कबीर और माही अपने कमरे में आए। कबीर तो सीधा चेंजिंग रूम में चला गया। उसके जाते ही माही ने चैन की सांस ली और अपनी साड़ी के पल्लू से पिन निकाल बेड के सिराने टेक लगाकर आंखें बंद किए आराम से बैठ गई। कबीर चेंज करके बाहर आया और बिना माही की ओर देखे वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो देखा माही आंखें बंद किए बेड के सिराने बैठी है और बेख्याली में उसका पल्लू कंधे से नीचे सरक आया है। कबीर ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे की आवाज से माही ने आंखें खोली और कबीर को जाता देखकर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं?" ये सुनकर कबीर के कदम दरवाजे पर ही ठिठके। वो बिना पलटे ही बोला, "सोने जा रहा हूँ।" "सोने जा रहे हैं? कहाँ?" माही ने हैरानी से पूछा। "वहीं जहाँ पिछले 2 दिनों से सो रहा था।" कबीर बोला। "कहाँ सो रहे थे आप? आपको तो यही कमरा है ना?" माही ने पूछा, लेकिन उसे अभी भी अपने पल्लू का कोई ख्याल नहीं था। कबीर ये सुनकर पलटा तो माही को वैसे ही देख अपनी नजरें नीची करके बोला, "पहले तुम चेंज कर लो, फिर बात करते हैं।" माही का ध्यान जब खुद पर गया तो उसने जल्दी से अपना पल्लू कंधे पर रखा और बेड से उठ खड़ी हुई। कबीर ने अब उसकी तरफ देखकर कहा, "सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें साड़ी में प्रॉब्लम हो रही है।" "जी, मुझे आदत नहीं है साड़ी की।" माही धीरे से सिर झुकाकर बोली। "तो किसने कहा है कि तुम साड़ी पहनो?" कबीर ने पूछा। "जी, भाभी ने। भाभी माँ ने तुमसे साड़ी पहनने के लिए कहा?" कबीर ने उसे देखकर कहा, "नहीं, भाभी ने ये नहीं कहा कि साड़ी ही पहनो, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही दिन से सिर्फ साड़ी ही निकाल कर दी है पहनने के लिए, तो मुझे लगा साड़ी ही पहननी है। और उन्हें भी मैंने अब तक साड़ी में ही देखा है।" तो माही ने कहा, "ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी पहनने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है। तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वो पहन सकती हो। बस इतना ख्याल रखना कि तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हारे कपड़ों की वजह से दादी माँ नाराज ना हो। बाकी तुम जो चाहे वो पहनो और अभी के लिए जाओ चेंज करके आओ। कुछ कंफर्टेबल पहन लेना जो तुम्हें अच्छा लगे।" कबीर ने कहा तो माही ने आहिस्ता से सिर हिलाया और चेंजिंग रूम में चली गई। कबीर कमरे में रखे काउच पर बैठ गया और कुछ देर बाद माही चेंज कर बाहर आई तो कबीर ने देखा माही ने व्हाइट कलर का मिनी प्रिंट का टी शर्ट और ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ है और बालों को हाई पोनीटेल बनाई है। इस लुक में वो बिल्कुल स्कूल गोइंग बच्ची लग रही थी। उसे देख कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अब बोलो क्या कह रही थी तुम? वो आप दूसरे कमरे में सोने के लिए क्यों जा रहे थे? माही ने पूछा। "तुम्ही ने तो मुझे इस कमरे से बाहर निकाला था अपने पति के नाम की धमकी देकर, याद नहीं तुम्हें?" "याद दिलाऊं?" कबीर ने कहा तो माही को पिछली रात जो उसने किया, कैसे कबीर को कमरे से बाहर निकाला, वो सब याद आया। "मुझे पता नहीं था कि आप ही मेरे पति हैं," माही मासूमियत से बोली। "क्या? क्या कहा तुमने? कौन हूं मैं तुम्हारा?" कबीर ने उसे छेड़ने के इरादे से पूछा। "जी, पति।" माही ने कबीर को एक नज़र देखा, फिर नज़रें झुकाकर बोली। कबीर को उसकी मासूमियत भा गई। वो प्यार से बोला, "तुम आराम से सो जाओ, मैं चलता हूँ।" "नहीं, आप मत जाइए," माही एकदम से दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। कबीर उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। "आप इसे दूसरे कमरे में जाकर सोएंगे तो लोग सवाल करेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है?" कबीर बेफिक्री से बोला, "आपको नहीं, लेकिन दादी माँ को पड़ेगा। भैया और भाभी को भी पड़ेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि पति पत्नी होते हुए भी हम अलग कमरे में सो रहे हैं, तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा।" माही ने कहा। "तो क्या हम साथ-साथ सोएंगे एक ही बेड पर? तुम कंफर्टेबल हो?" कबीर ने पूछा। "नहीं, नहीं, मैं काउच पर सो जाती हूँ और आप बेड पर आराम से सो जाइए।" माही जल्दी से बोली तो कबीर उसे देखने लगा। "लेकिन दूसरे कमरे में मत जाइए," माही धीरे से बोली। "ठीक है, लेकिन क्या तुम काउच पर कंफर्टेबल होगी?" कबीर ने पूछा तो माही ने सिर हिला दिया। कबीर आकर बेड पर लेट गया और माही काउच पर। लेटते ही उसे नींद आ गई और कबीर उसे देखता ही रह गया। माही सो गई मगर कबीर उसे देखने लगा। वो मन ही मन बोला, "कितनी भोली हो तुम, कितनी मासूम, इतनी पाक साफ कि डर लगता है कहीं मेरे छूने से तुम मैली ना हो जाओ। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है मुझसे।" माही को देखते देखते उसकी भी आंखें बंद हो गई। सुबह 5 बजे कबीर की नींद खुली। उसे जल्दी उठने की आदत थी। उसने नींद से बोझिल अपनी आंखें खोली तो नजरें सामने कौश पर सो रही माही पर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठा और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया। माही को एक नज़र देखकर वो कपड़े चेंज करके जिम में चला गया। एक्सरसाइज के बाद उसने कमरे में आकर देखा माही अब भी सो रही थी। उसका कंबल नीचे ज़मीन पर पड़ा था। उसने माही को ठीक से कंबल उड़ाया और नहाने चला गया। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। उसी समय माही की नींद खुली और अंगड़ाई लेते हुए अलसाई आवाज़ में बोली, "गुड मॉर्निंग।"
मॉर्निंग, कबीर ने भी पलटकर कहा। माही ने जब पूरी तरह से आंखें खोल कबीर को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कबीर टॉवल में था। वो एकदम से उठी और कबीर की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। ये आप ऐसे क्यों हैं? माही ने हकलाते हुए कहा। ऐसे क्यों हैं? मतलब ऐसे नंगू पुंगू क्यों हैं? माही बोली। एक्सक्यूज मी, नंगू पुंगू से क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर ने उसे घूर कर देखा। मतलब ऐसे टॉवल में क्यों है? कपड़े पहनिए ना। माही बोली, वही तो निकाल रहा हूँ कबर्ड से, और वैसे भी ये मेरा कमरा है तो चाहे जैसे रहूं। कबीर ने शरारत से कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि अब इस कमरे में मैं भी रहूंगी और ये मेरा भी कमरा है, तो आप ऐसे नहीं घूम सकते। माही बोली, और शायद तुम भूल रहे हो कि हम पति पत्नी हैं। कबीर ने अलमारी में कपड़े देखते हुए ही कहा, हाँ पति पत्नी हैं, मगर अभी हमारा रिश्ता वैसा नहीं है ना। माही बोली तो कबीर उसकी ओर घूम गया और हाथ में लिए कपड़े बेड पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता माही की ओर बढ़ने लगा। माही उसे ऐसे अपने पास आते देख अपने कदम पीछे लेने लगी। कबीर एकदम से उसके पास आया तो माही पीछे दीवार से लग गई। कबीर ने उसके दोनों तरफ अपनी हथेली रख दी। उसकी आंखों में देखकर बोला, वैसा कैसा रिश्ता? कबीर के ऐसे पास आने से माही घबरा गई। उसकी नजरें कबीर के चेहरे से होते हुए उसके गोरे कंधे और चौड़े सीने पर आकर टिक गई। उस सीने पर बने टैटू। माही की नजर वहीं थम गई। ऐसे क्या देख रही हो? कबीर ने कहा तो माही चौंक गई। कुछ नहीं, आप हटिए, माही ने थूक गटकते हुए बोला। तो कबीर हल्का मुस्कुरा दिया। कबीर उसे देखते हुए उसके चेहरे की ओर हल्का झुका तो माही ने कसकर अपनी आंखें मींच ली। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई। कबीर की नजरें उसके होंठों के नीचे बने काले तिल पर जा रुकी। वो एकटक उसे देखने लगा। कुछ देर बाद माही ने अपनी आंखें खोली। कबीर को ऐसे खुद को देखता पाकर उसने अपनी हथेली कबीर के सीने पर रखी तो इस एहसास से कबीर की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। माही ने हल्का सा धक्का देकर कबीर को पीछे किया और खुद जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। कबीर को होश आया तो वो मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। टू बी कंटिन्यूड।